गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमने राष्ट्रपति के 2 वीडियो पीछे देखे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि शायद स्टूडेंट्स तो अब कम पढ़ रहे हैं उसको, और जिन लोगों को पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है वो बहुत पढ़ रहे हैं, उन वीडियो को बहुत देख रहे हैं। यानी स्टूडेंट्स से ज़्यादा उम्र वाले लोग ज़्यादा देख रहे हैं। तो मुझे खुशी भी है कि आपको इंटरेस्ट है और आप बार बार इन वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आप वीडियो देखते हैं तो उनको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मेरे चैनल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रहे लेकिन चैनल देख रहे हैं कंटिन्यू। तो आप सब्सक्राइब भी करें, और आपके कोई कमेंट भी हो, कोई क्यूरीज भी हो कि आपको ये टॉपिक है जो अच्छा लगता है, जो हमारे से जुड़ा हुआ है, उस टॉपिक के लिए भी आप अपना कमेंट करें कि मैम आप इस टॉपिक पे और बनाइए, मतलब अच्छा टॉपिक होना चाहिए। तो हम उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी देखें और कमेंट करो। आप कमेंट करके बताइए कि ये चीज़ों में हमारी हो सकता है कि हमारी कुछ कमियां भी हों। परफेक्ट तो इस दुनिया में कोई नहीं है, परफेक्ट तो कौन होगा, एक भगवान ही हो सकता है। हम तो परफेक्ट हैं नहीं, कुछ कमियां हो सकती हैं। तो कमियों के लिए भी आप लोग कमेंट करते रहें कि मैम ये कमियां हैं, तो हम उसको भी पूर्ति करते रहेंगे। तो हमने राष्ट्रपति के 2 वीडियो देखे हैं पीछे। एक हमने देखा था कि उसकी योग्यता क्या है, उसका निर्वाचन कैसे होता है। दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि वो शपथ कैसे लेता है और उस पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 यानी अनुच्छेद 61 तक हम देख चुके हैं, और 61 के बाद 62 जरूर है कि राष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, आकस्मिक हो जाता है या फिर उसके कार्यकाल खत्म हो जाता है, तो फिर उस स्थिति में हम क्या करेंगे, वो चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद जो अगले आर्टिकल्स हैं, क्योंकि बीच में कुछ आर्टिकल्स आपको दिखेंगे कि वो आर्टिकल हैं ही नहीं इसमें, इसका मतलब ये है कि वो राष्ट्रपति से रिलेवेंट नहीं है। जो चीज़ हम राष्ट्रपति से रिलेवेंट पढ़ रहे हैं वो सारे आर्टिकल्स आपको दिखेंगे वीडियो में। जैसे राष्ट्रपति से, जैसे मैं 63, 64, 65, ये राष्ट्रपति से रिलेवेंट आर्टिकल्स नहीं हैं, ये उपराष्ट्रपति से रिलेवेंट राष्ट्रपति वो आर्टिकल्स हैं। तो जब हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो स्टूडेंट आपके सामने जरूर 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 ये आर्टिकल आएंगे। तो अब जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे तो राष्ट्रपति के संबंधित आर्टिकल देखेंगे। यदि मैं उपराष्ट्रपति वाले भी कंटिन्यू कराने लग जाऊंगी तो हम जब कई बार क्या होता है कि जब हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मैम ने तो राष्ट्रपति में 64 भी करवाया था, 65 भी करवाया था, तो फिर क्या आप कन्फ्यूज से भी गलत आंसर दे सकते हो। जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो हमें राष्ट्रपति से रिलेवेंट ही चीज़ें सारी देखनी होंगी। जब हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उपराष्ट्रपति से रिलेवेंट देखेंगे। तो आज हमारी जो है कि उपराष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो जाता है, रिक्त किसी भी प्रकार से हो सकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे अभी। उसके अलावा जो है 71 में क्या है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, और उसके संबंध में यदि कोई आशंका उत्पन्न हो जाती है, कोई विवाद हो जाता है, तो उसका समाधान कौन करता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार, कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि विवाद हो जाता है तो विवाद का समटारा कौन करता है, उसका निपटारा कौन करता है। तो ये भी हम पढ़ेंगे 71 में। 72 में क्षमादान की शक्ति, आप जानते ही हो कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ, क्षमादान क्या है, ये भी हम बहुत अभी डेप्थ में पढ़ेंगे। उसके बाद है कि इसकी संघ की कार्यपालिका की शक्तियों का लगातार क्या होता जा रहा है, विस्तार होता जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में हमारा लोक कल्याणकारी राज्य है और इसमें क्या होता है कि राज्य के कार्यपालिका कार्य निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा जो है 74 में है कि राष्ट्रपति अकेला कोई कार्य नहीं करता है, क्योंकि अभी हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे भी कि राष्ट्रपति के पास स्व विवेक की शक्तियाँ नहीं हैं, वो सारी जो कार्य करता है। यानी हमारे संविधान में कहीं भी ये वर्ड नहीं लिखा हुआ कि राष्ट्रपति को स्व विवेक की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। हाँ, ऐसे ज़रूर है कि कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति के में निहित होती हैं, वो उनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। तो स्वयं भी कर सकता है, अधीनस्थों के स्वयं में यदि हम प्रयोग करें तो फिर वो स्व विवेक की शक्तियाँ होगी, स्वयं तो अपने विवेक से काम कर रहा है, लेकिन स्व विवेक के वर्ड लिखा हुआ नहीं है। फिर आता है कि भाई वो या तो स्वयं करे, अपने अधीनस्थों के माध्यम से करे। तो अधीनस्थ कौन होंगे, उसके मंत्रिपरिषद होगा, और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होगा। यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की परामर्श और सलाह से वो कार्य करता है। ये हम पढ़ेंगे अभी 74 आर्टिकल में। कुछ चीज़ें और भी जोड़ी गई थी 74 आर्टिकल में, तो वो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है यदि राष्ट्रपति से रिलेवेंट कोई क्वेश्चन आता है। तो पहला जो हमारा है वो है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर क्या स्थिति होती है। तो राष्ट्रपति का यदि पद कैसे होगा, 2 प्रकार से रिक्त हो सकता है। या तो इसका कार्यकाल पूरा हो जाए, ठीक है, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाता है 5 साल,
और उसके बाद, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है कि जिस दिन से वो पद ग्रहण करता है उस दिन के वो 5 वर्ष तक रहता है। हमने बात करी थी जब उसका कार्यकाल करा तब कि पद ग्रहण करने से 5 साल तक वो अपने पद पर बना रहता है। लेकिन कई बार क्या हो कि वो चुनाव नहीं हो, मान लो किसी कारणवश चुनाव नहीं हो पा रहे 5 साल में, तो फिर क्या होगा, वही व्यक्ति 6 महीने तक और राष्ट्रपति रह सकता है। ठीक है, वही व्यक्ति यानी राष्ट्रपति, उसका पद समाप्त नहीं होगा। यदि वो त्याग पत्र दे देता है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है और यदि उस पर महाभियोग लागू हो जाता है, तो इन तीनों ही कंडीशन में राष्ट्रपति का कौन कार्यभार संभालेगा? उपराष्ट्रपति। कितने समय तक? 6 महीने। बेटा राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष ही है ना, तो 6 माह तक जो है राष्ट्रपति की मृत्यु से, त्यागपत्र से और महाभियोग से यदि किसी भी कारण से पद रिक्त हो जाता है इस तरह की घटना से, तो उसकी जगह आपको ध्यान रखना है दोनों चीज़ें कि यदि कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो राष्ट्रपति अगले समय के लिए 6 महीने के लिए और राष्ट्रपति रह सकता है। और यदि महाभियोग लग गया, उस पर उसकी मृत्यु हो गई या उसने स्वयं नहीं त्यागपत्र दे दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की जगह कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। कितने समय तक संभालेगा? 6 माह तक, 6 मंथ तक क्या होगा, वो राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालेगा। स्थितियाँ आपके सामने हैं। यदि त्यागपत्र दे देता है, मृत्यु हो जाती है और महाभियोग लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में कार्यभार जो है वो उपराष्ट्रपति संभालता है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय तक, यानी कि राष्ट्रपति की मृत्यु या महाभियोग या लगने के तारीख से 6 माह तक ही वो राष्ट्रपति का पद संभालता है। उसके बाद होता है, इसमें और आप एक देख लीजिए कि जब उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का पदभार संभालता है, तो उस समय यानी जब वो राष्ट्रपति बना रहता है उपराष्ट्रपति, उस समय यानी 6 महीने तक वो सारे सुविधाएं जो राष्ट्रपति को मिलती हैं उन सारी सुविधाओं का उपभोग उपराष्ट्रपति करता है। यानी वेतन भत्ता भी उसको राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, निवास स्थान भी उसको राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग मिलेगा, वाहन सुविधा भी उसे राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग मिलेगी। जो भी सारी सुविधाएं हैं वो उसको राष्ट्रपति के हिसाब से ही मिलेंगी, जब उसको उपराष्ट्रपति का कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना है आपको कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है 6 माह तक, तो उस समय उसको सारे वेतन भत्ते, सारी सुविधा जो हैं वो उसे उपराष्ट्रपति के अकॉर्डिंग ही प्राप्त, राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग ही उसे प्राप्त होती हैं। तो शायद समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति का यदि पद रिक्त हो जाता है तो क्या स्थितियाँ होती है। पद रिक्त होगा तो क्या होगा भाई, समय होगा, कार्यकाल उसका पूरा हो गया तो उसी को 6 महीने और रख देंगे। और यदि कार्यकाल पूरा से कोई मतलब ही नहीं, यदि उसने त्यागपत्र दे दिया, मृत्यु हो गई या उसमें महाभियोग लग गया, तो फिर क्या होगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को जब संभालेगा तो उस समय उसको सारे वेतन भत्ते, सारी सुविधाएं राष्ट्रपति वाली प्राप्त होंगी, उपराष्ट्रपति को के रूप में उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगला है आर्टिकल 71। स्टूडेंट्स 62 के बाद मैंने अगला कंटिन्यू 71 बोला है, वो इसलिए बोला है कि उपराष्ट्रपति हम बाद में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, वो आर्टिकल उपराष्ट्रपति से संबंधित ही थे। अब है 71 में क्या है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, यानी जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उस चुनाव में यदि किसी प्रकार की कोई आशंका हमें हो जाती है कि इसमें गड़बड़ी हुई है या फिर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, यानी आशंका और विवाद दोनों ही स्थितियों में क्या होगा, दोनों ही स्थितियों में जो है इस आशंका और विवाद को दूर करने के लिए कौन, सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है। ठीक है, यानी यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट्स कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद उत्पन्न हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन उसका सुलटारा करता है, संसद करती है, सर्वोच्च न्यायालय करती है, राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, तो कौन करती है, सर्वोच्च न्यायालय। इस एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका विवाद हो जाता है या कोई आशंका उत्पन्न हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इसका समस्या का क्या करती है, समाधान करती है। अब आती है क्षमादान की शक्ति, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। क्षमादान की शक्ति प्राप्त कैसे होती है,
कि यदि किसी व्यक्ति को कोई सजा मिली है, मृत्युदंड मिला है, तो उस मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार भारत में केवल राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार जो है वो केवल और केवल राष्ट्रपति को है और राज्यपाल को नहीं है। तो यानी क्षमादान यानी कि किसी मृत्युदंड को क्या वो कर सकता है, वो आजीवन कारावास में बदल सकता है, कम उस सजा कर सकता है उसको। ये पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। दूसरा मैंने इसमें वर्ड्स लिखे हैं, निलंबन, यानी कोई चल रहा है किसी पे, सजा किसी की है तो उसको थोड़े दिन के लिए निलंबित भी वो कर सकता है। उसके अलावा परिहार, परिहार का मतलब होता है कि जो उसको सजा दी गई है उसकी प्रकृति में वो चेंज कर सकता है। प्रकृति में चेंज ऐसे कर सकता है जैसे मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसको कठोर सजा दी गई तो कुछ समय के लिए उसके जो कठोर सजा उसको वो कम कर सकता है। लघु करने का मतलब ये होता है कि जैसे आजीवन कारावास को जो है वो 10 साल की 5 साल की सज़ा में बदल सकता है, ठीक है। जैसे उसकी प्रकृति में चेंज कर देता है, जो दंड मिला है उस दंड की प्रकृति में ही चेंज कर देता है। परिहार में क्या होता है कि प्रकृति चेंज नहीं होती है, उसमें क्या कर देता है वो कि उसको कुछ समय के लिए स्थगित करता है। निलंबन का मतलब होता है कि कोई सजा है तो उसको थोड़े दिन के लिए रोक दी जाती है। और क्षमादान आपको बताया दिया कि यदि मृत्युदंड की सजा दे रखे तो उसको भी वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। किस में है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, तो आर्टिकल 72, 71 और 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंधित है। फिर आती है हमारी कि संघ की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार की कंटिन्यू क्या होता है कि स्टूडेंट्स, कार्यपालिका कहाँ स्ट्रॉन्ग होगी? उस देश में स्ट्रॉन्ग होगी जहाँ पर राज्य की जो प्रकृति है वो लोक कल्याणकारी है, जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है। अब जनता के कल्याण के लिए कार्य करेगी तो कार्य कौन करता है? कार्यपालिका करती है। करती है नहीं करती है सारे कार्य? तो कार्यपालिका करने के कारण यानी संघ की जो कार्यपालिका होती है उसकी शक्तियों में निरंतर क्या होता जा रहा है? विस्तार होता जा रहा है। अब आता है आर्टिकल 74 जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे संविधान में यदि देखा जाए तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की यदि चर्चा की जाती है तो वो की जाती है आर्टिकल 74 में, ठीक है। आर्टिकल 74 का क्या मतलब है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होती है, ठीक। राष्ट्रपति, क्योंकि हमने 53 में पढ़ा था कि राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 53 में हमने पढ़ा था कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं, वो उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। तो वो अधीनस्थ कौन है? मंत्री परिषद। तो यानी कि मंत्री परिषद के माध्यम से वो क्या करता है? शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। क्या क्या पावर एक तो और उनके पास? पहले क्या होता था कि यदि कोई भी निर्णय संसद ने कर लिया है, मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय कर लिया है, तो उस निर्णय को क्या करता था कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए जो है नहीं भेज सकता था, ठीक। लेकिन अब 44वां एक संविधान संशोधन हुआ था और उस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ दिया गया कि यदि कोई भी, जब संसद दोनों निर्णय दे देती है, कोई भी विधेयक पे जब हस्ताक्षर हो जाते हैं, वो विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास जाता है तो पहले क्या होता था कि राष्ट्रपति की मर्जी थी, वो करे तो करे, साइन नहीं करे। पर अब क्या, किसी भी विधेयक के संबंध में क्या होता है कि जब विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? उस विधेयक का राष्ट्रपति या तो उसको क्या कर देगा, 3 कंडीशन उसके पास होती हैं, स्वीकार कर लेता है तो यह विधेयक क्या बन जाएगी? कानून, ठीक है। जब हम कोई भी कानून बनाते हैं उससे पहले विधेयक रखते हैं हम, और विधेयक संसद के दोनों सदन प्लस में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। तो जैसे मान लें एक में तो क्या होगा कि वो स्वीकार कर लिया, उसने सीधा सीधा तो कानून बन गई। दूसरा क्या होता है कि वो उसको पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है? भेज सकता है। पुनर्विचार का मतलब होता है कि आपने जो ये कानून बनाई है, जो भी आपने कार्य किया है वो सही नहीं है, इस पर एक बार पुनर्विचार आप करें। तो ये पुनर्विचार जो है ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 78 में जो है वो आया है कि राष्ट्रपति किसी भी विषय पे पुनर्विचार के लिए वो भेज सकता है। अब आपको बता दूं कि जब राष्ट्रपति कोई चीज़ को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है कि आपको ये चीज़ बदलनी है,
वो पुनर्विचार के लिए भेज ही सकता है। और आपने कह दिया कि नहीं साहब हमें तो जो है हमें यही सही लगता है, आप जो है उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, और आप ऐसे कैसे राष्ट्रपति के पास पुनः भेज देते हैं, तो राष्ट्रपति उस पर अवश्य हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, बाध्य है वो। तो इसका मतलब है कि बाध्यकारी है राष्ट्रपति के लिए कि यदि पुनर्विचार के लिए एक बार चीज़ चली गई और दोबारा यदि संसद ने भेज दिया तो राष्ट्रपति जो है इस पे साइन करने के लिए क्या है, बाध्यकारी। ठीक, और ये बाध्यकारिता कहाँ है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, कि राष्ट्रपति यदि पुनर्विचार के लिए भेज देता है और पुनर्विचार के बाद दोबारा से उसके पास विधेयक लौट कर आ जाता है तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, ये आवश्यक है ये कि वो उस पर साइन करे। अब उसको वो रोक नहीं सकता है, ना ही वापस लौटा सकता है, ना ही मना कर सकता है, उसको साइन करना उसकी मजबूरी हो जाती है। इसी तरह से तीसरा मैंने एक लाइन और लिखी है, यानी वो किसी भी विधेयक हम पढ़ेंगे लेकिन मैं नॉर्मली बात बताती हूँ, वो अस्वीकार कर सकता है, यानी कि या फिर उस पर क्या कोई कमेंट कोई चीज़ नहीं करेगा, चुपचाप गिर देगा उसको। तो हमारे क्या है कि कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के हमारे संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि राष्ट्रपति को उस विधेयक पे 5 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में साइन करने हैं, ऐसा संविधान में नहीं लिखा हुआ है। टाइम पीरियड हमारे यहाँ पर नहीं है, इसलिए उसके पास वो रखा रहता है तो ऐसा होता है कि कई बार 5 साल भी बीत जाते हैं, वो साइन नहीं करता, वो वहाँ की वहाँ रह जाता है, जिसको हम जेबा वीटो, पॉकेट वीटो भी कहते हैं कि पॉकेट में रख लिया, अब कोई मतलब नहीं है, और वो जाता जाता फिर वो खत्म हो जाता है। फिर यदि वो साइन नहीं करेगा फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर अगली दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यानी कि राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए यदि वापस आ गया वो तो उसमें क्या होगा कि उसको साइन करना उसकी मजबूरी होगी, उसकी बाध्यता होगी। और कुछ विधेयक के संबंध में कोई रिएक्शन ही नहीं करता है, वो चुपचाप रखे रहते हैं, और तो क्या होता है कि उसके 5 साल तक वो कर दे, 5 साल के बाद तो वो दोबारा से आएगा, फिर 5 साल जब खत्म ही हो जाएंगे, राष्ट्रपति चला जाएगा, तो फिर दूसरे व्यक्ति के पास अब नए सिरे से आएगा वो चीज़, ये है। और दूसरी ओर है कि यदि न्यायालय ने संसद ने यदि कोई निर्णय दे दिया, मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय दे दिया, तो उस संसद के निर्णय, मंत्रिपरिषद के निर्णय की जो है न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है। जो भी डिसीजन उन्होंने, संसद ने जो भी विधेयक बना दिए, जो भी कानून पास कर दी, उस कानून का क्या होगा, उस कानून को जो है न्यायालय में जांच के लिए भेजा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हमारा 74वां संविधान संशोधन था, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा, और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री। इसको क्या पावर होगी, एक तो जो ये डिसीजन देंगे उनकी न्यायालय में जांच नहीं हो सकती, और दूसरा क्या है कि इसमें जो है पुनर्विचार के लिए जो हम हैं, राष्ट्रपति इसको एक बार भेज सकता है पुनर्विचार के लिए, लेकिन पुनर्विचार के बाद आए हुए विधेयक को राष्ट्रपति को साइन करना क्या होता है, बाध्यकारी होता है। ये बाध्यकारिता जो शब्द है ये तो दिया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और यदि पुनर्विचार का देखें हम तो ये दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। स्टूडेंट 74 और 75 जो है आर्टिकल, एक बार आप ध्यान रखें, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठा के रखें कि 74 और 75 जो आर्टिकल है वो है मंत्रिपरिषद से संबंधित। ठीक है, क्योंकि मैंने 74 भी बताया था कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इसके क्या है, 74 में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए कौन होता है, मंत्रिपरिषद होता है, और उसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। यानी कि मंत्रिपरिषद से रिलेवेंट यदि आपसे पूछा जाए तो 2 आर्टिकल हैं, कौन कौन से हैं। तो मंत्रिपरिषद आते के साथ आपको ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद का जो संबंध है वो है किससे है, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। आपसे जब भी पूछा जाए कि अनुच्छेद 74 और 75 का संबंध किससे है, तो मंत्रिपरिषद से। क्यों, क्योंकि 74 में क्या है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और 75 में क्या है, 75 में है कि जो हमारे मंत्री होते हैं उनके संबंध में उपबंध दिए गए हैं। ठीक, लेकिन उन उपबंधों की व्यवस्था कौन करता है, राष्ट्रपति तो करता है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक नहीं आता है, 6 महीने तक कोई व्यक्ति नहीं आता है और वो मंत्री है, तो उस 6 महीने के बाद ये उसका पद अपने आप समाप्त हो जाता है। तो सारे कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो 75 में क्या क्या उपबंध दिए गए हमारे में, 75 में दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, सिर्फ नियुक्ति वाला ध्यान रखना, यदि उनके
विभागों का विभाजन है वो राष्ट्रपति नहीं करता। मैंने कहीं भी ऐसा नहीं लिखवाया इसमें, ना बताया आपको। आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और क्या होता है कि प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, नहीं करता? दिख रहा नहीं दिख रहा? स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन प्रधानमंत्री वो स्वयं विवेक से करता है, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह मशूरा से करता है। उसके बाद एक क्या हमारे जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन, हम पहले एक वीडियो थी उसमें हम बात कर चुके थे कि क्या होता है कि प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की संख्या जो है, जो हमारे पूरे मंत्री होंगे, मंत्री परिषद में कितने मंत्री होने चाहिए। तो पहले क्या होता था कि अपने भाई भतीजावाद को देखते हुए, अपने जानकार को देखते हुए, रिलेटिव को देखते हुए, इनको देखते हुए किसी को भी मंत्री का पद वो दे देते थे। लेकिन वर्तमान समय में इस स्थिति को बदल दिया गया है, और अब 1K में क्या जोड़ दिया गया है, अब जोड़ दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री कितने हो सकते हैं, 15%। ठीक है, किसके 15% है? 15% हो सकते हैं, तो किसके 15% है? तो आपको ध्यान में रखना है कि अधिक से अधिक मंत्री जो हो सकते हैं वो लोकसभा के 15% हो सकते हैं। और लोकसभा के 15% यदि 552 है ना, हमने लोकसभा सदस्यों की हम आगे चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स, 552 सदस्य हैं लोकसभा में। अब इनका यदि हम 15% निकालते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितने सदस्य इसके आएंगे। ठीक है, तो 15% जो है ना, 352 के 15% जो है मंत्री ये क्या होता है लोकसभा में मंत्री परिषद में नियुक्ति कर सकते हैं। तो किसके? लोकसभा के। कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका 15% जो है वो मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। उसके बाद है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। कि जो मंत्री बनता है व्यक्ति, वो प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जैसे ही वो पद ग्रहण कर लेता है उस पद के साथ ही उसके साथ राष्ट्रपति के साथ वो जुड़ जाता है। कि अब राष्ट्रपति जो है उसको कभी भी हटा सकता है, त्यागपत्र के लिए उसको कह सकता है। तो यानी कि उसके प्रसाद पर्यंत, यानी उसके आशीर्वाद तक ही वो बना रहता है। जब तक प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि भाई उसका प्रसाद का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद। आप जाते नहीं जाते मंदिर में कि चलो जाके हम आशीर्वाद ले आते हैं, तो आशीर्वाद के रूप में आप प्रसाद भी प्राप्त कर लेते हो, करते नहीं करते हो? वही चीज़ है कि जब तक राष्ट्रपति का आशीर्वाद उन मंत्रियों पे बना रहता है तब तक वो मंत्री रहते हैं। यदि मैं इसको दोबारा से ऐसे बोलूं, इसी को मैं घुमा के बोलूं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, हर पेपर में क्वेश्चन आता है यहाँ से कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, सही है। दूसरा इसी से मैं पूछूं कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दोनों में अंतर समझना आप कि यदि अकेला मंत्री होगा तो उसका उत्तरदायित्व जो है वो राष्ट्रपति के प्रति होगा, और सारे मिलकर यदि उत्तरदायित्व निभाते हैं तो वो किसके प्रति होंगे? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो ध्यान रखना कि मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, उसके आशीर्वाद से वो रहता है। और यदि सामूहिक रूप से हम देखते हैं तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से वो उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। अब आता है कि जब कोई भी व्यक्ति मंत्री बनता है तो मंत्री बनने से पहले उन्हें शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, जब मंत्री बनते हैं तो मंत्री की उसको शपथ दिलाई जाती है, और दो प्रकार से हम मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। एक तो उसके पद की शपथ दिलाते हैं कि भाई मैं जो है इस मंत्री पद पर अच्छा अपना कार्य करूंगा, और दूसरा एक शपथ और दिलाई जाती है, यानी दो शपथ लेता है हर मंत्री। एक तो लेता है पद की शपथ और दूसरी शपथ लेता है गोपनीयता की, कि जो हमारे सदन में जो बातचीत होंगी वो गोपनीय रखी जाएंगी। वो आउट जो है ना तो उनकी रिकॉर्डिंग करी जा सकती है, ना उनको आप बाहर बता सकते हैं, क्योंकि उनमें गुप्तता होती है। तो दो तरह की शपथ ली जाती हैं कि एक तो हमारी जो भी बातें होंगी पर्सनल, जो हमारी सदन की बातें होंगी वो जो है उनको गोपनीय रखी जाएगी, और दूसरा आपने पद ग्रहण किया है उसकी आपको शपथ दिलाई जाती है। उसी में अगला जो हमारा है कि मंत्रियों के लिए क्या क्या जो है उपबंध किए जाते हैं। तो 4 हम कर लिए, 5वां है हमारा कि कोई भी मंत्री संसद की सदस्यता के बिना 6 माह तक ही मंत्री पद पर रह सकता है। यदि कई बार क्या होता है कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है,
लेकिन फिर भी उसको मंत्री या प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस समय उसकी नियुक्ति हो उस समय वो किसी सदन का सदस्य हो, क्योंकि आपने देखा होगा इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह और ऐसे जो प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं जो उस समय सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन बाद में क्या होता है, क्या तो लोकसभा से या राज्यसभा से वो निर्वाचित मनोनीत होकर आ जाते हैं। तो यानी कोई भी व्यक्ति, चाहे प्रधानमंत्री चाहे मंत्री परिषद हो, वो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद नियुक्त हो सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे संसद की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि वो 6 महीने में संसद की सदस्यता प्राप्त कर लेता है तो फिर उसका मंत्रिपरिषद आगे बढ़ा दिया जाता है, और यदि प्राप्त नहीं करता है तो 6 महीने बाद उसका पद क्या हो जाता है, मंत्री का पद क्या होगा, समाप्त हो जाता है। उसके बाद है कि मंत्रियों के वेतन भत्ते की जो व्यवस्था है वो संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है समय समय पर, कितना इतना मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को वेतन दिया जाए। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि जब संसद निर्धारित नहीं करती, ध्यान रखना आपको, राष्ट्रपति नहीं करता निर्धारित, वेतन भत्ते संसद करती है, ठीक है। वेतन भत्ते चाहे राष्ट्रपति के हों, चाहे प्रधानमंत्री के हों, चाहे मंत्रिपरिषद के हों, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के हो, यदि हम वेतन भत्तों की बात करते हैं तो वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, संसद ही करती है। उसके बाद है कि यानी वेतन भत्तों का निर्धारण करती है संसद, और यदि वेतन भत्तों का निर्धारण करने में कुछ टाइम बीत चुका है, वो नहीं कर पा रही है, तो फिर क्या होगा कि उनको वेतन भत्ते, हमारे संविधान में जब हमने 12 अनुसूचियाँ पढ़ी थी तो एक में हमने वेतन भत्ते भी पढ़े थे, तो दूसरी जो अनुसूची है उसमें क्या दिया जाता है, वेतन भत्ते दिए गए हैं, ठीक है। तो फिर उसे दूसरे यानी कि दूसरी अनुसूची के अकॉर्डिंग वेतन भत्ते दे दिए जाते हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।